सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। अपने कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट क्लास में अपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को एडजस्ट करके अपने कैसे करेक्ट सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन किए थे। और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कैसे डिस्क्लोज किया जाता है इसके बारे में डिस्कस किए थे, राइट। और उसके बाद आप लोग को एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आउटस्टैंडिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आप लोग को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ था। ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया क्या सबका? डन है? हाँ, एवरीवन प्लीज कंफर्म क्या आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन हो गया और कॉन्फिडेंस है कि करेक्ट है? नहीं तो थोड़ा सा फास्ट डिस्कशन करेंगे पहले होमवर्क क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर कोई लास्ट क्लास में रिवाइज किया है, लास्ट क्लास को फॉलो किया है और लास्ट क्लास का जो होमवर्क था वो करके आया है तो वो आराम से फॉलो कर पाएगा। और जो बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया है ना, उसको आज के क्लास में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो शायद फॉलो ना कर पाए, और ना कर पाए तो ना कर पाए, क्योंकि अगर आप घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो तो वैसे भी क्लासेस विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप अटेम्प्ट किए हो आपको अभी समझ में सब कुछ आएगा। जेन्युइन अटेम्प्ट देना जरूरी था। अगर आप लोग जेन्युइन अटेम्प्ट दिए हो, अपने आप ट्राई किए हो अच्छे से, तो पक्का अच्छे से समझ में आएगा। बट मेरे को थोड़ा सा स्पीड पकड़ना पड़ेगा बिकॉज मेरे को सिलेबस भी थोड़ा सा मूव करना है। अगर आप घर में एकदम भी नहीं कर रहे हो तो फिर क्लासेस विल नॉट हेल्प यू दैट मच। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा पहले 14 बाकी है ना? 14, चलो पहले 14 देखते हैं। From the following information, extract of receipts and payments account and the additional information, you are required to calculate income from subscription for the year ended 31st March 20। मतलब अपने को सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करना है। सिंपली कैलकुलेट करने बोला है। कभी कभी बोलता है कि शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पे अपने को एक्सट्रैक्ट शो करने नहीं बोला है। अगर बोल देता तो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ता। फिर यहां पे बोल रहा है एंड शो इट इन फाइनल अकाउंट्स, बोला है मतलब दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको कैलकुलेट भी करना है और शो भी करना है। तो आई वुड से कि आप सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बनाओ ना, सीधा उसी में कैलकुलेट करके डिस्क्लोज भी कर दो, करेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन में शो करने नहीं बोलता है, खाली कैलकुलेट करने बोलता है। खाली कैलकुलेट करने बोलेगा तो अपने सिर्फ कैलकुलेशन जैसे करते हैं टेबल बना के वैसे कर देंगे, लेकिन यहां पे कैलकुलेट भी बोला और शो भी बोला है, तो अपने डायरेक्टली जो कैलकुलेशन वाला काम है वो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही करते हैं ना। ओके, तो कैसे करना है सर? फॉर्मेट बनाइए फटाफट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का। तो अपने को शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सट्रैक्ट, ठीक है सर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अपने को कौन से साल का दिया हुआ है? 31 मार्च 20 का। और अपने को जो दिखाने बोला वो भी 31 मार्च 20 वाले साल का बोला है, राइट। गाइज अगर आप लोगों को अक्रूवल कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट भी है लास्ट क्लास का डिस्कशन से, तो भी अभी एकदम आराम से कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। अभी जब ये सारा डिस्कशन करेंगे तो लास्ट क्लास वाला रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं भूलोगे वापस, ठीक है। फुल फोकस के साथ, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बात को सुनना। अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 20 का, और अपने को बोला भी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि सर ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना हुआ? सब्सक्रिप्शन इनकम कितना हुआ? टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला है ये तीनों को मिला के,
इसमें से 18-19 का इतना मिला है, 19-20 का इतना मिला है, 20-21 का इतना मिला है। सर क्वेश्चन आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको खुद ब्रेकअप करके बता रहा है कि देखो टोटल मिला है इतना, इसमें से 18-19 का इतना, 19-20 का इतना, 20-21 के लिए इतना। ये क्वेश्चन जब ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा है तो अपने को हेल्प कर रहा है, एक तरह से अपने को बता दे रहा है, तोड़ के बता दे रहा है, ब्रेक करके बता दे रहा है कि देखो 2021 का ना सिर्फ 1 लाख ही मिला है, ये जो 18,000 मिला है ये तो पिछले साल वाला है, बाकी था जो अभी मिला है, तो करंट ईयर का इनकम नहीं है। और ये जो 25,000 भी है ये मिला तो करंट ईयर में है बट नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो करंट ईयर का इनकम नहीं है। हाउएवर अपने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो करते हैं ना, तो अपने क्या करते हैं, तीनों का टोटल एक साथ पूरा बताते हैं और उसके बाद ये दोनों आइटम को लेस करके बताते हैं, तो अपने आप ही सर वो 1 लाख ही आता है। हाँ, हो सकता है कुछ ऐड हो सकता है कि अपने को कुछ ऐड करना पड़े इसके अंदर, बट लेस करने वाला आइटम अपने को समझ में आ गया। सर अपने को यह बात पता है कि जब अपने रिसीट से इनकम तक पहुंचना चाहते हैं, कितना सब्सक्रिप्शन का पैसा टोटल मिला दिया हुआ है, अपने को पहुंचना है कि एक्चुअली अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस साल का इनकम कितना है, अपने को इस फिगर पे पहुंचना है। रिसीट से इनकम पहुंचने में अपने को पता है सर 2 आइटम को ऐड करना पड़ता है, 2 आइटम को लेस करना पड़ता है, ये अभी तक अपने को पता है। 2 आइटम ऐड क्या क्या करना पड़ता है सर? सर जितना पैसा मिला है ना सब्सक्रिप्शन का, उसमें 2 आइटम इंक्लूडेड नहीं रहता है। क्या क्या? एक तो करंट ईयर का इनकम तो है बट अभी तक पैसा मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एक तो वो ऐड कर दीजिए सर, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं आ रहा। देखो ये वाला पूरा तीनों डेटा के अंदर ये वाला फिगर नहीं आ रहा कहीं भी, क्योंकि वो पैसा मिला नहीं ना। करंट ईयर का इनकम है बट पैसा मिला नहीं, एक तो ये आइटम को ऐड करना होता है। दूसरा एक और आइटम जो ऐड करना होता है वो ये है कि सर लास्ट ईयर ही मिल चुका था, लास्ट ईयर मिल चुका था, करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ है, इस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट ईयर का रिसीट नहीं है, मिल चुका था लास्ट ईयर ही, लास्ट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका। बट सर लास्ट ईयर जो मिला था वो एडवांस में मिला था फॉर करंट ईयर, तो वो इनकम तो करंट ईयर का है ना, राइट। सर 2 आइटम को ऐड करना होता है। क्या क्या? एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर का इनकम है पर मिला नहीं, और दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर जब बोल रहे हैं ना, इट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज द इनकम ऑफ द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर। सर हो सकता है लास्ट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन अभी तक बाकी है, राइट, वो वाला इनकम थोड़ी ना करंट ईयर का, वो नहीं लेंगे। तो अपने को एक बात पता चल गया सर, 2 आइटम को ऐड करते हैं, 2 आइटम को लेस क्या क्या करते हैं? सर जो पैसा मिला वो करंट ईयर का नहीं है, उसको लेस कर दीजिए। सर करंट ईयर का नहीं है ऐसे कौन सा मिल सकता है? हो सकता है लास्ट ईयर का हो सकता है नेक्स्ट ईयर का हो सकता है लास्ट ईयर का हो सकता है नेक्स्ट ईयर का हो। तो जब इस तरह से डेटा देता है ना, तो अपने को ब्रेक करके बता देता है एक तरह से कि सर लास्ट ईयर वाला देखिए 18,000 मिला है, लास्ट ईयर वाला 18,000 मिला है जो करंट ईयर का नहीं है, और नेक्स्ट ईयर के लिए अभी एडवांस में मिल गया ये वाला, राइट। तो ये दोनों आइटम को लेस करना होता है, सिंपल सा बात है। तो अपने को डिस्क्लोज करने कैसे करना होता है कि सर पहले तो ये बताइए टोटल पैसा मिला कितना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन अपने इंटरनल कॉलम में पहले लिखेंगे 1,43,000, देखो टोटल हो रहा है ये तीनों का, ये तीनों का टोटल हो रहा है 1,43,000, देख लो, ठीक है। इसमें 2 आइटम ऐड होगा, 2 आइटम लेस होगा। सर ऐड अपने क्या क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, बस। और 2 आइटम सर लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर, पेड इन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर, और एडवांस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। बस इतना सा ही बात है, इसके अंदर और कोई ट्रिक नहीं है, यही है जो है, ठीक है। तो अब सर सिंपली देखिए यहां पर ये 2 आइटम तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है 18 और 25, ये तो यहां पे लेस कर दीजिए एकदम, सोचना क्या है,
ठीक है, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो इस बार पे हुआ है। सर हो सकता है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ज्यादा होगा, ये हम लोग को हो सकता है नीचे डेटा बताए, लेकिन अपने को उसका टेंशन नहीं लेना है। दो आइटम जो लेस होने वाला है ना, वो तो यहां से साफ साफ दिखता है, साफ साफ पता चलता है, जो इस अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है, जो ये वाला अमाउंट में इंक्लूडेड है बट करंट ईयर का नहीं है, बस वही लेस करना होता है। तो सर ये तो यहां पे ब्रेक करके खुद बता दिया कि देखो 18,000 करंट ईयर का नहीं है, 25,000 करंट ईयर का नहीं है, ये दोनों आइटम लेस कर दो। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 18,000 रिसीव्ड इन करंट ईयर, एक तो ये आइटम को लेस कर दीजिए। दूसरा सर, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 25,000, ये भी लेस कर दीजिए। सर लेस होने वाला आइटम तो बहुत आराम से समझ में आ गया, क्योंकि वो इजी होता है ना, क्योंकि वो बहुत इजी होता है, क्योंकि वो अमाउंट ऑलरेडी मिल चुका, उसके अंदर इंक्लूडेड है, बस वही लेस करना होता है। ऑलराइट, अब आगे का इंफॉर्मेशन देखो, काम आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 19, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। सर 31 मार्च 19 अपने कब का कर रहे हैं? अपने 31 मार्च 20 का कर रहे हैं, तो ये जो अपने को आउटस्टैंडिंग का डेटा बता रहा है, ये प्रीवियस ईयर का बता रहा है 20,000। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से देखो करंट ईयर में मिला है सिर्फ 18,000। इसका मतलब सर लास्ट ईयर वाला जो 20,000 है, उसमें से सिर्फ 18,000 मिला है, 2,000 अभी तक बाकी है। जो 2,000 अभी तक बाकी है, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट 31 मार्च 20 को भी बाकी है, तो 31 मार्च 20 वाले बैलेंस शीट में भी तो आएगा। 31 मार्च 20 का जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें जितना भी रिसीवेबल और पेएबल है, सारा ही बैलेंसेज आएगा। तो 2,000 अगर प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी तक बाकी है, तो वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी तो आएगा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20 में भी तो आएगा। और सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है? इट इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो इट इज एन असेट फॉर अस। तो असेट साइड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसमें भी आप चाहो तो ब्रेकअप दे सकते हो फॉर 18-19, और हो सकता है फॉर 19-20 भी कुछ आए। सर फॉर 18-19 तो बहुत क्लियर है कि पहले 20,000 बाकी था, उसमें से खाली 18,000 मिला, तो 2,000 बाकी है। ठीक है, हो सकता है करंट ईयर वाला कुछ अमाउंट आए, देखते हैं क्या बोलता है। चलो लेट्स सी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 20। वेट, वेरी वेरी केयरफुल। सर देखिए एज एट बोला है, एज एट 31 मार्च 20, दिस मीन्स कि टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 20, टोटल में 30,000 बाकी है। उसमें से अपने को ऑलरेडी पता चल चुका सर कि ये लास्ट ईयर वाला 2,000 बाकी है। सर ये जो फिगर दिया हुआ है ना 30,000, ये कौन सा फिगर दिया हुआ है? बड़े ध्यान से देखो, ये अपने को टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है कि 30,000 है एज एट 31 मार्च 20, एज एट 31 मार्च 20, एज ऑन 31 मार्च 20, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इज, सब्सक्रिप्शन जो टोटल लेना बाकी है मेंबर लोग से, वो है 30,000। उसमें से अपने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं सर, 2,000 तो पुराना साल वाला अभी तक बाकी है, इसका मतलब करंट ईयर वाला कितना बाकी है? ओनली 28,000। दिस इज इंपॉर्टेंट फिगर। अगर आप ये अभी तक नहीं समझ रहे हो, मतलब ना तो आप घर में रिवाइज कर रहे हो, ना घर अभी क्लास में फॉलो कर रहे हो। ये 28,000 आया था, ये 28,000 अगर क्लियर है तो बस यही मेन चीज है, सबसे मेन चीज यही है कि आप एज ऑन और फॉर द पीरियड, एज ऑन और फॉर द पर्टिकुलर ईयर, इस चीज को अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इस चीज को फॉलो कर पाओ। यहीं पे सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होता है। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो सर सिंपल है, अगर ये आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 है, सर ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि टोटल 30,000 बाकी है, और अभी अभी तो सर आप बोले 2,000 तो लास्ट ईयर वाला है, तो जो 28,000 जो करंट ईयर वाला है, ये करंट ईयर के इनकम में ऐड भी होगा। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, जो फॉर द पीरियड है, वो 28,000 तो बाकी है ना, तो वो इनकम है करंट ईयर का, वो अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 19। सर लास्ट ईयर कुछ पैसा एडवांस में मिला हुआ था 20,000, वो करंट ईयर के लिए तो मिला हुआ था, वो करंट ईयर के इनकम में आएगा 20,000। ठीक है, टोटल इनकम बताइए कितना हो रहा है? 143। नहीं, ये वाला फिगर बताओ पहले। हाँ ठीक है,
हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग चाहो तो ये वाला बीच में ना भी करो तो चलेगा, ये दो आइटम ऐड होगा, ये दो आइटम लेस होगा। अगर आप डायरेक्टली भी ऐसे करके फिगर बताओगे दैट इज ऑल्सो फाइन। बताओ कितना आ रहा है? 143 ही आ रहा है, 148 आ रहा है। हाँ 1,48,000 आया। और यहां पर सर बैलेंस शीट में ना ये तो अपना असेट आ गया, बट लाइबिलिटी भी तो है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर एज एट 31 मार्च 20। सर कितना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस? ये तो सीधा सीधा डेटा दिया हुआ है सर, 25,000 लाइबिलिटी है ये अपना। यस, 1,48,000 इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे बैलेंस शीट में टोटल में 30,000 असेट आएगा, 25,000 लाइबिलिटी आएगा। गाइस फटाफट से कंफर्म करो, कैन वी मूव ऑन? गाइस एवरीवन प्लीज फास्ट, थोड़ा सा फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस कैलकुलेट द अमाउंट बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट बोला है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ जब तक क्वेश्चन बोल ना दे। लेट्स सी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ये सब का डेटा दिया हुआ है, नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वगैरह का डेटा दिया हुआ, और कुछ पूछा भी नहीं है। तो यहां पे भी अगर आप चाहो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू वो टेबल दिखा सकते हो, और नहीं तो सिर्फ वर्किंग बना दो, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है। तो आप सीधा ये लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 20। करेक्ट। यहां पे रुपीस बना दो। अब सर यहां पे अपने को पता है, पहले अपने क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, फिर ऐड करते हैं सर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। इस फॉर वाले वर्ड में थोड़ा जोर है। फिर एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। उसके बाद सर लेस होगा दो आइटम, आउटस्टैंडिंग, हाँ सॉरी, फॉर करंट ईयर, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, और एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। बस दैट्स इट। करेक्ट। चलो देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है फॉर द ईयर 31 मार्च 19, 20, 21, तीनों साल का दिया हुआ है। तो अपने को कौन सा साल से मतलब है? 31 मार्च 20 से। इस वर्किंग में आप चाहो तो डायरेक्टली खाली ये वाला ले सकते हो, आप चाहो तो तीनों को लेकर के ये दोनों को माइनस कर दो, या फिर डायरेक्टली ये 3 लाख ही ले लो सिर्फ। दोनों प्रॉब्लम मतलब सही है, दोनों तरीके से आप करो, सही है, नो प्रॉब्लम। जनरली जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं ना, जब तो जनरली प्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि आप टोटल फिगर लिखो, उसमें से आप ऐड करो, दोनों आइटम को लेस करो। ठीक है, उसमें भी अगर आप डायरेक्टली 3 लाख लेके करोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, राइट। अपने क्लास में एक चीज फॉलो करते हैं, अपने ये तीनों लेते हैं, चलो 3,50,000 टोटल। देखो 3 लाख, 2 लाख और 30,000, 3,20,000, 30,000, टोटल 3.5 लाख मिला है, 3,50,000 टोटल पैसा मिला है। उसमें से 20,000 और 30,000 तो लेस होने वाला है सर, हम लोग को साफ साफ दिख रहा है पहले ही। तो यहां पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो पहले ही कि सर देखिए 3,50,000 तो आपको पैसा रिसीव हुआ है टोटल, एक तो ये लिख दीजिए। और इसमें से आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर 20,000 है। देखो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 20 रिसीव्ड इन करंट ईयर 20,000, और
31 मार्च 21 के लिए आपको एडवांस में मिल गया, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 30,000, ये भी लेस कर दीजिए। ये दोनों में तो कोई डिबेट ही नहीं है, ये वाला काम तो हो चुका। अब आपका ऑब्जेक्टिव बस ये है कि ये दो फिगर को आप उठा के ले आइए, सम कंप्लीट। राइट, चलो देखें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 19, मतलब ये प्रीवियस ईयर वाला बात कर रहा है। पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 35,000। तुरंत जैसे ये वाला बात पढ़ो ना, जैसे ही आप ये वाला लाइन पढ़ो गाइज मेरे साथ में एकदम, जैसे ही आप ये वाला लाइन पढ़ो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 19, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन टोटल मिलना बाकी था कितना? 35,000। दैट मीन सर इस 35,000 में से आपको अभी प्रीवियस ईयर वाला करंट ईयर में खाली 20,000 मिला है, मतलब 15,000 अभी तक आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर वाला। 31 मार्च 19 का अभी तक 15,000 ड्यू है एज ऑन डेट, एज ऑन 31 मार्च 20 15,000 स्टिल ड्यू। ये बात तुरंत पहले क्लिक कर जाना चाहिए, क्वेश्चन को इसी तरह से रीड करना है। ठीक है, एक बार ये वाला कर देते हैं, फिर डायरेक्टली कैसे कर सकते थे आप एक और तरीके से भी दिखा देंगे। पहले ये वाला पे कॉन्सेंट्रेट करो। सर 35,000 लास्ट ईयर का ड्यू था, बट उसमें से अपने को साफ साफ दिख रहा है कि 20,000 ही मिला है, मतलब 15,000 अभी तक आउटस्टैंडिंग है ऑफ लास्ट ईयर एज एट एंड ऑफ करंट ईयर, आउट ऑफ विच 5,000 वॉज नॉट रिसीवेबल, हेंस इज रिटन ऑफ। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर बनाते तो उसमें ये राइट ऑफ दिखाते, जैसे बैड डेट रिटर्न ऑफ दिखाते हैं ना, जैसे बैड डेट रिटर्न ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये राइट ऑफ भी दिखाएंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग एक बार यहां पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू भी दिखा रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला मेथड से जो अपने करते हैं वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रहे हैं। देखो दोनों तरीके से दिखा रहे हैं। यहां पे हम एक तो ये लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आप फॉर खाली करंट ईयर भी ले सकते हैं, खाली फॉर करंट ईयर तक जो आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है ओनली फॉर करंट ईयर वाला, खाली वो भी ले सकते हैं। चलो ले लो, कितना है सर? खाली 3 लाख है, ये 3 लाख ले लो बस। अब आपको लेस नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि ये दोनों आइटम 20,000 और 30,000 आप इसके अंदर डाले ही नहीं हो, 50,000 आप इसके अंदर डाले ही नहीं हो, तो लेस भी नहीं करना पड़ेगा, बस खाली दो आइटम ऐड होगा। क्या क्या? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर भी बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग एज एट नहीं बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग एज ऑन नहीं बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। ठीक है, अच्छा एक और बात सर, जो आप 5,000 का राइट ऑफ कर दिए ना, वो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। मेंबर लोग से सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना चाहिए था, बट कुछ मेंबर लोग का अपने को समझ में आ गया ये वो मेंबर हो गए हैं जो पैसा नहीं देने वाले हैं, उनका ड्यू तो हो गया, एनपीओ का सर्विसेज तो ले लिए, आउटस्टैंडिंग हो गया था इन लोग से मिलना, स्विमिंग बहुत कर लिए मजे से, लेकिन अब पैसा देने का जब टाइम आया तो पैसा नहीं दे रहे हैं, डूब गया डूब गया। एनपीओ का भी पैसा डूबता है, एनपीओ का भी बैड डेट होता है, ये बैड डेट ही तो है। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ यहां से माइनस कैसे करेंगे? नहीं, माइनस नहीं कर सकते, ये आपको अलग से खर्चा दिखाना पड़ेगा, राइट ऑफ। ठीक है, क्योंकि ये इनकम को आप नहीं छेड़ सकते हो, करंट ईयर का इनकम को नहीं छेड़ सकते हो, करंट ईयर का इनकम अलग है, और जो पुराना कुछ बाकी था आप उसको बैड डेट को राइट ऑफ कर रहे हो, ये एक अलग एक्सपेंस है। राइट, ऐसा जब आप ऐसा सोच रहे हो ना गाइज, अगर आपके दिमाग में ये चीज आता है कि सर क्या आप ये वाला जो बैड डेट रिटर्न ऑफ ये जो खर्चा है क्या ये यहां से लेस नहीं कर सकते थे क्या? अगर ये क्वेश्चन आता है दिमाग में तो ऐसे सोचना कि क्या आप लोग हमेशा से ऐसे करते आए हो? जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो क्या आप जो बैड डेट होता तो सेल से लेस कर देते थे, सेल्स से लेस कर देते थे? नहीं नहीं, इट इज सेम थिंग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ही तो सेल्स है, सब्सक्रिप्शन ही तो इनकम है। जैसे एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विसेज इज इनकम, और वो कोई पुराना कोई को बेचा हुआ माल का पैसा आना बाकी था वो नहीं आ रहा तो उसको बैड डेट बोल के यहां पे राइट ऑफ दिखाते थे ना, एकदम सेम सीन है ये। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिस इज लाइक सेल्स, राइट? तो सेल से कैसे लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसको अलग से आपको राइट ऑफ नाम का खर्चा दिखाना पड़ेगा, राइट? 5,000। फिर आगे देखो क्या बोला, इसका मतलब सर एक बात क्लियर हुआ वापस से, प्लीज एवरीवन
सर लास्ट ईयर का 31 मार्च 19 का टोटल 35,000 मिलना बाकी था, 20,000 तो मिल चुका, 15,000 बचा, 15,000 में भी 5,000 राइट ऑफ हो चुका, कितना बचा लास्ट ईयर वाला, कितना बचा गाइज, एवरीवन आंसर प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि लास्ट ईयर वाला एज ऑन 31 मार्च 19 वाला जो 35,000 बाकी था उसमें से एज ऑन 31 मार्च 20 कितना बाकी है, जल्दी से बताना एवरीवन। यस हितेश वेरी गुड, शिवम करेक्ट है। गर्व रीथिंक योर आंसर, लास्ट ईयर का टोटल 35,000 बाकी था सर, एज ऑन 31 मार्च 19 वाला टोटल पहले बाकी तो था 15,000 35,000, एवरीवन प्लीज 35,000 बाकी था, उसमें से 20,000 देखो ना मिल चुका, तो यह बाकी नहीं है सर, 5,000 राइट ऑफ कर दिए, ये भी बाकी नहीं है, मतलब बाकी अभी तक एज ऑन 31 मार्च 20 तक ये वाला 31 मार्च 19 वाला 35,000 में से कितना बाकी है सर, 10,000, 10,000 इज द राइट आंसर, यस वेरी गुड तनिष्का। रोशनी आई एम आस्किंग आउट ऑफ 31 मार्च 19 वाला 35,000, जो 31 मार्च 19 को जो 35,000 बाकी था उसमें से अभी तक कितना बाकी है, उसमें से अभी तक सिर्फ 10,000 बाकी है, क्योंकि 20,000 तो मिल चुका, 5,000 राइट ऑफ कर दिए, तो सिर्फ 10,000 ही बाकी है, जो 10,000 अपने को करंट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब 31 मार्च 19 वाला बात कर रहा है, ऑन दैट डेट जब बोला ना, ऑन दैट डेट का मतलब 31 मार्च 19 वाले दिन, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड में, प्रीवियस ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर कितना 20,000, ये ऐड अपना यहां पर हो जाएगा सर, ये वाला टेबल जो अपने कर रहे थे इसमें भी यहां पे, और एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर ये वाला 20,000, और यही सेम अपने यहां पर भी ऐड करते हैं, आउटस्टैंड एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, गाइज ये सेम ही सम कर रहे हैं, दो तरीके से एकदम डिट्टो सम कर रहे हैं, एक इस तरीके से भी कर सकते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसे शो करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीका साथ साथ दिखा रहे हैं आप लोग को। यस 10,000 अभी तक बाकी, इसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट बोल रहे हैं, एज एट मतलब एज ऑन 31 मार्च 20, मतलब 31 मार्च 20 के दिन, एज ऑन 31 मार्च 20 टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज 60,000, इसमें से सर प्रीवियस ईयर वाला 10,000 है, प्रीवियस ईयर वाला 10,000 है, मतलब करंट ईयर वाला सिर्फ 50,000 है, ये बात समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही वाला बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आप ये पॉइंट नहीं समझ रहे हो पूरा क्लास किया हुआ वेस्ट है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है क्या गाइस, फटाफट से कंफर्म करो। ये 50,000 है फॉर करंट ईयर, मतलब यहां पे ये 50,000 ऐड होगा अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू दिखाते हो तो, और या फिर आप टेबल के थ्रू दिखाते हो तो वही सेम बात है सर, यहां पे 50,000 आएगा, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या गाइस। क्या बोले सर, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, सर 31 मार्च 20 के दिन टोटल 60,000 बाकी है, बट अपने अभी अभी कैलकुलेट करके देख चुके सर कि ये 10,000 भी तो बाकी है, ये इस 60,000 के अंदर घुसा हुआ है, ये 10,000, ये जो 60,000 बाकी है ना 31 मार्च 20 के दिन जो टोटल 60,000 बाकी है, उसमें से 10,000 प्रीवियस ईयर वाला जो अभी तक बाकी है वो भी इंक्लूडेड है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एज ऑन डेट बोला है, अगर ये फॉर द पीरियड 20 बोलता, फॉर द ईयर 31 मार्च 20 अगर बोलता, तब अपने बोलते अच्छा ये सिर्फ करंट ईयर वाला फिगर बोल रहा है, राइट। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी केयरफुल। अब बताओ कितना आ रहा है,
सर ये तो हुआ 3 लाख नहीं, सॉरी 4,20,000, और इसमें से 50,000 गया तो 3,70,000। ये इससे भी आएगा 3,70,000 ही आना है 100%। राइट, यहां पे नीचे लेस करने वाला काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर हम लोग इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किए 50,000। अगर ये 50,000 इसके अंदर इंक्लूड करते तो 30 और 20,000 ये लेस करके भी दिखा देते, जैसे यहां पे ये लेस किए ना। क्यों? क्योंकि यहां पे 3.5 लाख लिए थे हम लोग, ये इंक्लूड किए 50,000 और फिर ये 50,000 को एक्सक्लूड कर दिए यहां से। राइट, आई होप ये प्लस माइनस बहुत आराम से आप लोग को हर एंगल से बात समझ में आ रहा है गाइस, और ये हर एंगल से क्लियर होना जरूरी भी है। राइट, ओके, तो दिस सम इज ऑल्सो ओवर। लेट्स मूव ऑन। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे पता है? बैलेंस शीट में सर असेट दिखाएंगे 60,000, 60,000 टोटल आउटस्टैंडिंग। 50,000 करंट ईयर वाला, 10,000 लास्ट ईयर वाला, टोटल 60,000 आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में 60,000 आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड में। और लाइबिलिटी में सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 20,000, ये वाला आएगा लाइबिलिटी साइड में। राइट, तो अपना असेट में जाने वाला 60,000, लाइबिलिटी में जाने वाला है ये 20,000। ओहो सॉरी सॉरी, एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 30,000, सो सॉरी 30,000 आने वाला है। जो करंट ईयर में मिला है फॉर नेक्स्ट ईयर वो जाएगा लाइबिलिटी में। राइट, मतलब बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट में जाएगा 60,000 असेट, 30,000 लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इन करंट, सॉरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज अवर असेट, और जो एडवांस मिला है करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर दैट इज अवर लाइबिलिटी। राइट, ओके, और कौन सा होमवर्क था? ये सब तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बल्कि और इजी है नहीं, 23 तो इजी है लेकिन उसके बाद वाला नहीं है। हाँ देखें, देखते हैं ना, अभी डिस्कस कर लेते हैं, रुको एक एक करके। How are the given items dealt with while preparing final accounts of Kathak Club for the year ended 31st March 20? बताइए इस आइटम को आप फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीट करेंगे। मतलब सिंपली बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे। राइट, इवन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में भी आप क्या करेंगे बताइए। बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 31 मार्च 19 का भी दे दिया, 20 का भी दे दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन 19 का भी दे दिया, 20 का भी दे दिया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव तो बता दिया साफ साफ 6,40,000। देखो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में, यहां पे फाइनल अकाउंट्स बोला ना, फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज बनता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। जब आपको फाइनल अकाउंट बोला ना तो आपको तीनों में बताना है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में, दैट इज रिसीट साइड में 6,40,000 आ रहा होगा। पहला तो ये ट्रीटमेंट हो गया। अब आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दैट इज इनकम साइड में कितना आएगा, ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। अपने सीधा इसी का बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीधा सीधा दिखाते हैं। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल दिया साफ साफ कि सब्सक्रिप्शन मिला तो है सर 6,40,000, 6,40,000 रिसीव हुआ है, ये बात तो क्वेश्चन बोल दिया। उसके बाद अपने धड़ाधड़ अपना पेन ऐसी चलता है, अपने को एकदम हैबिट हो गया, प्रैक्टिस हो गया। सर 2 आइटम को आप ऐड करिए, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, सॉरी फॉर करंट ईयर, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। और सर लेस होता है 2 आइटम, आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर और एडवांस इन करंट ईयर, एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर।
राइट। आप लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो ये CY NY PY नहीं लिखोगे, है ना। हाँ, घर में प्रैक्टिस करते वक्त यही लिखोगे, नहीं तो पूरा पूरा टाइम खाली यही लिखते रहोगे। थोड़ा सा क्या होता है ना, पूरा अकाउंट सब्जेक्ट का ही कहानी है ये, कि अपने को एग्जाम के 2-3 दिन पहले कम से कम अपने को एक बार फॉर्मेट्स वगैरह लिखने का एक तहजीब होता है ना, वो तहजीब सीखना होता है अलग से। क्योंकि अपने घर में क्लास में अगर प्रैक्टिस करेंगे पूरा पूरा लिख के ना, तो खाली यही करेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगा। सिंपल बात है, 2 में से एक ही काम कर पाएंगे ना क्लास में। तो इतना तो आप लोग को ये क्लास में हम देखे हैं, कोई टेस्ट दे रहा है, टेस्ट में भी यही लैंग्वेज यूज कर रहा है, इतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो सर, इस तरह से डेटा दिया हुआ रहता है ना, तो और सिंपल, इसमें देखिए कोई कहानी नहीं है, ये तो प्योर सम है, एकदम प्योर। जो पहला सम अपने किए थे, एग्जांपल जो लिए थे आप लोगों के साथ, ये वैसा वाला सम है। बताइए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, ये रहा 1,26,000 को ऐड कर दीजिए, और ये 60,000 को ऐड कर दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, मतलब 1,26 और 60 को ऐड कर दीजिए, 126 और 60 को ऐड कर दीजिए। 7 लाख 8,26,000 हो गया ना। लेस 2 आइटम कर दीजिए सर, क्या क्या, ये 92,000 और 80,000। अमाउंट बोलो कितना, 6,54,000। सर फुल्ली करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखना होगा। हाँ हाँ, एग्जाम में जब लिखोगे तो आप लोग को कैसे लिखना, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, लेकिन करंट ईयर पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, यहां पर एक चीज है जो आप कर सकते हो, जैसे यहां पे लिखा ना, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, ये एग्जाम में आप चाहो तो सिर्फ इतना लिख दो, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, बस। फॉर करंट ईयर आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आपके दिमाग में पूरा क्लियर कट होना चाहिए, बट पूरा लिखना जरूरी नहीं है। मेन मार्क्स मिलेगा इस लिखा हुआ के ऊपर। यहां पे अगर आप शॉर्ट में भी लिखोगे तो चलेगा, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, बट शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे, शॉर्टकट यूज करोगे, तब मार्क्स कट सकता है, हाफ मार्क्स। क्या वो काम मत करना। ये 6,54,000 आ गया होगा, आई होप सबका। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट में भी बताना क्या जाएगा, बैलेंस शीट में हम डिस्कस कर ले रहे हैं, सिर्फ सुन लो। सर इसमें अपने को 31 मार्च 20 वाला खाली बैलेंस शीट दिखाना है। 31 मार्च 20 के बैलेंस शीट में सिर्फ ये दोनों फिगर जाएगा, 31 मार्च 19 वाला फिगर से मतलब नहीं है, ये जाएगा सर 31 मार्च 20 वाले बैलेंस शीट में, ये जाएगा असेट में, ये जाएगा लायबिलिटी में, दैट्स इट। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। How are the following items dealt in preparing income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and balance sheet as at that date? यहां पे बस एक ही चीज, सिंपल सा चीज है जो चेंज हो रहा है, वो ये है कि सर इनकम के जगह एक्सपेंस का बात कर रहा है, दैट्स इट। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता, एज इट इज कॉन्सेप्ट रिमेन्स। आपको इनकम के जगह एक्सपेंस दिखाना है, और जो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है वो असेट की जगह लायबिलिटी दिखाना है। एडवांस वाला अमाउंट मतलब प्रीपेड है, लायबिलिटी की जगह असेट दिखाना है, दैट्स इट। बाकी सर वही 2 आइटम ऐड होता है, वही 2 आइटम लेस होता है, अभी दिखाएंगे, देखो एकदम सिंपली। यहां पे बना रहे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां बना रहे बैलेंस शीट। सर यहां पे बात किया सन्ड्री एक्सपेंसेस का, तो यहां पे सिंपली क्या लिखो, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें 2 आइटम ऐड होगा, क्या क्या, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर और एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर। इस एडवांस को यहां पर प्रीपेड भी लिख सकते हो, क्योंकि खर्चा के नाम पर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते थे, याद है, जो एडवांस में खर्चा पे कर दिया उसी को तो प्रीपेड बोलते हैं। तो ये एडवांस की जगह प्रीपेड भी वर्ड यूज हो सकता है, राइट। और हो सकता है क्वेश्चन में वर्ड यूज करे प्रीपेड, आपका कॉन्शियंस इतना काम करना चाहिए कि इट इज दिस थिंग ओनली।
नथिंग एल्स, एकदम वही है फॉर्मूला। इसीलिए आप लोग को ऊपर एक टेबल भी बनाए थे, टेबल दिया हुआ है मटेरियल में, जो आप लोग को बोले थे कि देखो रिवाइज करो, उसमें एग्जैक्टली यही चीज दिया हुआ है। लेस, सर वही दो आइटम, एग्जैक्टली वही दो आइटम, क्या क्या बताइए तो। आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, यहां पे रिसीव्ड की जगह पेड बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, पेड इन करंट ईयर, पेड इन करंट ईयर। और क्या लेस होगा सर, प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, या एडवांस पेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, दोनों में से कुछ भी बोलो ना। एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, बस ये दो आइटम लेस होगा एंड अपने पास खर्चा आ जाएगा। बैलेंस शीट में क्या आएगा बताओ सर, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा ना वो लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस। और जो प्रीपेड है उसको आप एडवांस और प्रीपेड बोल लीजिए, एडवांस और प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस, एडवांस और प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस, दैट्स इट। अब अमाउंट बता दीजिए सर, यहां पे बोला सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, टोटल पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये पेड दिया हुआ रहता है अपने को। अमाउंट पेड कितना, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ रहता है, ये पेड दिया हुआ है कितना सर, 40,000 तो पेमेंट हुआ है। सर जो पेमेंट हुआ है दैट डजंट मीन कि यही खर्चा है, राइट। इसमें आप 31 मार्च 20 का जो आउटस्टैंडिंग है वो 9,000, ये ऐड करिए। और सर लास्ट ईयर जो एडवांस मिल चुका था 8,000, ये भी ऐड कर दीजिए। हाँ, 1 अप्रैल 19 का मतलब 31 मार्च 19 ही होता है, क्लोजिंग 31 मार्च 19 मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और वही करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। अपने कौन सा फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं एवरीवन, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, तो 1 अप्रैल 19 का जो ओपनिंग बैलेंस है अपने को उसी से तो मतलब है, वही तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। अपने क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर लास्ट ईयर आउटस्टैंड अपने एडवांस देके रखे थे, लास्ट ईयर एडवांस दिया हुआ था 8,000, लास्ट ईयर एडवांस दिया हुआ था 8,000, तभी तो ओपनिंग बैलेंस 8,000 आ रहा है। वो कौन से साल के लिए सर, 1920 के लिए, 1920 के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 1 अप्रैल 19 का एडवांस का बैलेंस है, लास्ट ईयर एडवांस दिया हुआ था वही तो ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है 1 अप्रैल 19 को, तो इसका मतलब ये करंट ईयर का खर्चा होने वाला है, राइट। अब डेट 31 मार्च 19 दे या 1 अप्रैल 19 दे, एकदम सेम बात। तो ये 8,000 अपना यहां पर आ गया, तो ये 57,000 हुआ, ओके। फिर जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 5,000, ये ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का, और ये पेड है करंट ईयर में, अपने मान लेंगे पेड है, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। हो सकता है इस 5,000 में से खाली 4,000 ही पे होता, 1,000 अभी तक पे नहीं हुआ, ऐसा हो सकता था। वो आपको क्वेश्चन ठीक से रीड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो अपने मान लेंगे ये 5,000 पे हो गया, और ये 7,000 सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 7,000, ये भी लेस कर दो। इसका मतलब 45,000 इज अवर एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। और सर बैलेंस शीट में तो बस ये दोनों आइटम दिखाइए ना, जो करंट ईयर वाला फिगर है, खाली करंट ईयर वाले फिगर से मतलब रखिए बैलेंस शीट में। 9,000 और 7,000, 9,000 इज अवर लायबिलिटी ओवर हियर, एंड एडवांस सब प्रीपेड है, ये असेट है 7,000। गाइज एक बार ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर से खुद से रिवाइज करो फटाफट, एकदम सेम चीज है, इनकम के जगह खर्च एक्सपेंस हो गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो ठीक से, समझो, क्लियर करो, कंफर्म करो, यस सर एब्सोल्युटली क्लियर। खाली वाई लिख दोगे तो इतना बात मेरे को समझ में आ जाएगा, सेंटेंस हम समझ लेंगे कि आप यही सेंटेंस बोलना चाहते हैं एकदम।
हाँ, तो ये भी तो हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही किए हितेश, हम थोड़ी कोई दूसरा कॉन्सेप्ट किए। डिस्कस ही लास्ट 2 क्लास से खाली अक्रूवल कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ, और सन्ड्री लिखा हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस का बात कर रहा है यहां पर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ये सबसे बेसिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ना, ये वो वाला है, सबसे बेसिक। नहीं आप लोग किए हो गया होगा एकदम आराम से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अरे 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 अरे, थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है, ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है। ठीक है, सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। अपने जैसे फाइनल अकाउंट्स करते थे एकदम वैसे ही करेंगे सर। कैसे? देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये आपको ट्रायल बैलेंस की तरह डेटा है, फाइनल अकाउंट्स आप बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स में भी सबसे मजा का बात ये कि सर खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है, बैलेंस शीट पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना के पहले रेडी कर लिए। जैसे ही पता चला कि क्वेश्चन को क्या चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चाहिए, आगे का डेटा नहीं पढ़ेंगे, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर लो, पूरा कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे सर? नहीं, अभी भी अंदर का आइटम पहले नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले देखेंगे, और उसके बाद तो सर पिक एंड ड्रॉप वाला काम होता है, हम लोग को पता है। एडजस्टमेंट का कहीं पे डबल डबल इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। हाउएवर यहां पे डबल इफेक्ट नहीं दिखाना पड़ेगा क्योंकि बनाना ही सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, राइट? चलो, सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 मार्च 20। जैसे ये बात पढ़े तो समझ में आया सब्सक्रिप्शन इनकम आने वाला है। सब्सक्रिप्शन इनकम के लिए यहां पर जगह बना लिए, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाला कितना अमाउंट है वो देखा जाएगा। सर ऐड 2 आइटम होता है, हम लोग को मालूम है, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज का देखो ना, सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑफ 31 मार्च 20, मतलब ये फॉर द ईयर 31 मार्च 20 का ही बोल रहा है। ऑन 31 मार्च 20 वर 80,000। ठीक है, एंड हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब देखो एक बार सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डेटा ऊपर देखो क्या दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग ₹20,000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड ₹50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, यहां पे मतलब सब्सक्रिप्शन इनकम आएगा, रिसीव्ड जो दिया हुआ है वो तो लिख देंगे, लेकिन सर ऐड होगा ये पूरा का पूरा 80,000। ये समझ में आ गया क्योंकि ये पूरा का पूरा करंट ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं दिया है जिससे अपने को ये सोचना पड़े, ये समझना पड़े कि सर इस 80,000 में कुछ प्रीवियस ईयर वाला भी अभी तक बाकी है क्या। वैसे फिर से बोलेंगे, एक बात सुनना, जैसे ही आप 80,000 पढ़ो वैसे ही तुरंत यहां ऐड नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? एज ऑन सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन। सब्सक्रिप्शन इन अरियर का मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन इन अरियर का मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। फिर क्या बोला? ऑन 31 मार्च 20, मतलब ये एज ऑन 31 मार्च 20 बोल रहा है। इसका मतलब सर हो सकता है कि ये एज ऑन डेट जो 80,000 बाकी है उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर वाला हो। तो अगर कोई प्रीवियस ईयर वाला होगा तो यहां ऐड नहीं होगा, यहां तो सिर्फ फॉर द करंट ईयर ऐड होता है। हाउएवर हम लोग तुरंत जाके जब यहां पे ये वाला क्वेश्चन को, ये वाला सेंटेंस को रीड किए तो हम लोग कंफर्म हो गए कि हां सर ऐसा कोई कहानी नहीं है इस क्वेश्चन में कि सर प्रीवियस ईयर का इतना बाकी था, इतना ही पे हुआ, तो अभी तक प्रीवियस ईयर वाला इतना बाकी है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दिया, तो यहां पर अपने लिए काम इजी हो गया। आप सीधा सीधा इस 80,000 को इनकम मानते हुए, करंट ईयर का इनकम मानते हुए ऐड कर सकते हैं, राइट? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यही एज ऑन वाला पूरा का पूरा अमाउंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ भी प्रीवियस ईयर वाला अभी तक बाकी है ऐसा कहानी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। हम लोग ये पहले श्योर हो गए, लिख दिए 80,000 यहां पर। ठीक है, फिर दूसरा चीज देखो, एडजस्टमेंट का ये वाला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला एडजस्टमेंट देखो, हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग, मतलब सर इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का एक खर्चा आने वाला है, तो यहां पर लिख के रख दो ना
टू इंटरेस्ट ऑन लोन और कुछ आउटस्टैंडिंग आने वाला है, आउटस्टैंडिंग खर्चा, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ दो, अपने को मालूम है हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आउटस्टैंडिंग, यहां पे कुछ ऐड आने वाला खर्चा में, ये लिख के छोड़ दो। अब अपना एडजस्टमेंट वाला काम कंप्लीट हो गया। गाइस इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन तो आएगा ना जहां पे 6-6 7-7 एडजस्टमेंट भी दे सकता है। सीबीएसई में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है जहां पे 4 या 5 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, राइट। यहां पे 2 एडजस्टमेंट दिया हुआ था, 2 दे दिए। और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट साथ में बनाना रहेगा, तो सर साथ में बना रहे होंगे तो डबल डबल इफेक्ट साथ साथ दिखा रहे होंगे। मतलब जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 80,000 लिखे यहां पर, वैसे ही बैलेंस शीट में जाके असेट साइड में जो काम करना होता है वो भी कर देंगे तुरंत साथ साथ। सिमिलरली सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो आउटस्टैंडिंग है वो जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा में ऐड होगा, जैसे एक्सपेंसेस में ऐड होगा, वैसे ही सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज अवर लाइबिलिटी ऑल्सो। लाइबिलिटी में भी जाके जो साथ साथ दिखाने वाला काम वो साथ साथ कर देंगे। एडजस्टमेंट वाला काम एक बार कंप्लीट हो गया, अच्छा यहां पे क्यों नहीं लिखे? आर यू आस्किंग दिस? 80,000 क्या आपके हिसाब से मेरे को यहां लिखना चाहिए था? तनिष्का क्या आपके हिसाब से मेरे को ये 80,000 को ऊपर लिखना चाहिए था? बताओ जल्दी से। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में हमने साथ साथ ये वाला पूरा काम करते हुए चलेंगे सर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम लोग साथ साथ बैलेंस शीट वाला काम भी दिखा देंगे, डबल डबल इफेक्ट जो देते हैं फाइनल अकाउंट्स में वो दे देंगे। अब सर जाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। अब यहां से पिक एंड ड्रॉप वाला काम चालू करेंगे। पिक एंड ड्रॉप देखो सर कैसे करते हैं। यहां पे बोला सैलरी पेड, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ भी और नहीं दिया हुआ है, आपने पहले ही चेक कर चुके हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंट है यही सैलरी पेड है, यही खर्चा है। सर अगर कोई लोचा होता, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कुछ चक्कर होता तो एडजस्टमेंट में आ जाता ना, कवर हो जाता ना। दैट इज द लॉजिक व्हाई वी किल द एडजस्टमेंट्स फर्स्ट, ताकि जब हम लोग अब ये ट्रायल बैलेंस जैसा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है यहां पर, जब ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखें तो अपने को बार बार ये टेंशन ना सताए कि अरे यार नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ हो सकता है। अरे एडजस्टमेंट को पहले ही किल कर दिए, राइट। दिस अप्रोच इज वेरी हेल्पफुल, ये अप्रोच फॉलो करना गाइस। फॉर्मेट बनाओ, एडजस्टमेंट्स को किल करो, फटाफट पिक एंड ड्रॉप करो। इसके वजह से क्या होगा, आपके स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स जो कर रहे होंगे या मैम कर रही होगी या आपका बुक जो बोल रहा होगा डीके गोयल टीएस ग्रेवाल, उसमें एक चीज आपका मैच नहीं करेगा। वो क्या चीज है बताएं? वो है सीक्वेंस। वो लोग हो सकता है सबसे पहले सैलरी लिख रहे हो, कुछ और आइटम लिख रहे हो, कुछ और आइटम लिख रहे हो, बाद में जाके इंटरेस्ट ऑन लोन आए। इसका कोई मार्क्स नहीं है। ये यूनिफॉर्मिटी रखने कोई एक्ट नहीं बोल रहा है, कोई कानून नहीं बोल रहा है। क्यों रखें? कम सही होना चाहिए एक बार में, और मार्क्स नहीं कट सकता है। ठीक है, टू सैलरी साथ साथ लिखते चलो 5 लाख। नेक्स्ट सर इलेक्ट्रिसिटी 50,000, बस पूरा खर्चा मान लो। कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का चक्कर नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर प्रीवियस ईयर, बोल दिया कि सर देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टोटल 35,000 का पेमेंट हुआ है, क्योंकि ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। 35,000 का पेमेंट हुआ है, लेकिन 5,000 फॉर प्रीवियस ईयर है। इसका मतलब करंट ईयर का खर्चा कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का? 35,000 माइनस 5,000, 30,000। 35,000 माइनस 5,000, 30,000। यहां पे सुनना एक मिनट, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ना, ये 80,000 ऐड होता है, ये करंट ईयर का इनकम नहीं है। सर करंट ईयर का इनकम तो हो सकता है कुछ पैसा करंट ईयर में मिला भी तो हो, वो अपने ऐड यहां पे लिखेंगे, और फिर जितना आउटस्टैंडिंग रहेगा वो ऐड होता है, फिर अपने को टोटल इनकम पता चल जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या बोला सर? अच्छा ये वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव। अभी यहां पे ये वाला पॉइंट को सुनना, सब्सक्रिप्शन रिसीव वाले पॉइंट को।
सर सब्सक्रिप्शन रिसीव टोटल कितना 4 लाख, टोटल रिसीव हुआ है 4 लाख, टोटल रिसीव हुआ है 4 लाख, लेकिन सर इसमें से 20,000 तो एडवांस में मिला हुआ है फॉर नेक्स्ट ईयर, और दूसरा एंड ₹50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का 50,000 बाकी था वो वाला मिला करंट ईयर में। मतलब सर आप एक काम कर सकते हो कि यहां पर आप पहले पूरा 4 लाख लिख लीजिए, और यहां पर ना एक और आइटम ऐड होता है, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, वो अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये अपना 4,80,000 आ गया, और सर इसमें से 2 आइटम लेस होता है, क्या क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर और एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, बस। तो सर ये तो देखिए ना ब्रैकेट में दिया हुआ है, टोटल 4 लाख अपने को क्या हुआ, 4 लाख अपने को रिसीव हुआ, लेकिन इस 4 लाख में 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस है फॉर नेक्स्ट ईयर, ये लेस कर दीजिए, और 50,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो करंट ईयर में मिला है वो है 50,000। तो बताइए सब्सक्रिप्शन इनकम कितना हुआ, 4,10,000 क्या? तनिष्का अभी कंफर्म करो, अभी क्लियर हुआ क्या? ये अपने को कितना पैसा मिला, ये डेटा से मिला, फिर आउटस्टैंडिंग वाला इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में मिल गया था, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर का कोई डेटा दिया हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अमाउंट ही 0 है, और सब ब्रैकेट में देखिए ये सारा डिटेल दिया हुआ था, लेस करने वाला, लेस भी कर दिए, 4,10,000 आ गया। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, राइट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रेस्टोरेंट वगैरह, रिफ्रेशमेंट रूम वगैरह हो सकता है, स्विमिंग पूल है, और साथ में सर नाश्ता पानी करने के लिए डोसा वोसा भी मिलता है, शाम को बड़ा बनता है, तो सब बेच बाच के टोटल 4,50,000 का रेवेन्यू हुआ। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेट प्रोसीड्स दिया हुआ है, तो ये तो इनकम इनकम दिया हुआ सीधा, ठीक है। तो बाई प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट सेंटर कितना दिया हुआ है, 4,50,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,60,000, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,60,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, सर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन यहां पे अपने ऑलरेडी लिख के रखे थे, फॉर हाफ ईयर दिया हुआ है 12,000, और इसके अंदर एडजस्टमेंट था इसीलिए इंटरनल कॉलम में लिखे हैं, ठीक है। तो अगर हाफ ईयर के लिए 12,000 दिए हैं और बोल रहा है हाफ ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो कितना आउटस्टैंडिंग है? सर हाफ ईयर का पे किया 12,000, तो जो बाकी है हाफ ईयर का वो भी तो 12,000 है, 24,000 का। अच्छा ये कैसे पता चला आपको कि ये 20,000 नेक्स्ट ईयर का है? आपको ये कैसे पता चला सर सब्सक्रिप्शन के केस में, ये कैसे पता चला कि एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर ही दिया हुआ है? लैंग्वेज रीड कर लो, लैंग्वेज रीड कर लो मेरे साथ में फिर से, थोड़ा सा इंग्लिश रीडिंग का प्रैक्टिस का जरूरत है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है 4 लाख, फिर बोल रहा है रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडिंग ₹20,000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये रिसीव कब हुआ? सर ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 20 का। तो 31 मार्च 20 के रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो टोटल 4 लाख मिला है उसमें से रिसीव्ड इन एडवांस है 20,000, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस का पिछले साल के लिए होगा, ये रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर ही तो होगा, राइट। करंट ईयर में जो एडवांस मिला है, करंट ईयर में जो एडवांस मिला है वो आने वाले सालों के लिए मिला हुआ है, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के लिए ही मिला है, राइट। तो करंट ईयर का इनकम नहीं है, लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइटम और क्या दिया हुआ है, हितेश कंफर्म करो। रेंट एंड रेट्स इंक्लूडिंग 10,000 प्रीपेड सर, राइट। ये सब है ना, सब अंदर अंदर दिया हुआ एडजस्टमेंट्स है, ये सब का इफेक्ट बैलेंस शीट में होता है, अगर बैलेंस शीट बनाना होता तो,
राइट। ये सब ब्रैकेट के अंदर अंदर जो दिया हुआ है ना, सब एडजस्टमेंट्स है, जो कि अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिया जा सकता था। राइट, ब्रैकेट में भी दे सकता है, जहां दे दे, क्वेश्चन जैसे दे दे, अपने को साथ साथ बैलेंस शीट का इफेक्ट भी करते चलना होगा। ठीक है, रेट्स एंड टैक्स, रेंट एंड रेट्स, वैसे तो पेमेंट हुआ 75,000, लेकिन 10,000 क्योंकि प्रीपेड है, तो करंट ईयर का खर्चा कितना है 65,000। टू क्या लिखे, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड रेट्स। सर देखिए, पेमेंट तो हुआ 75,000, लेकिन 10,000 तो प्रीपेड है ना, मतलब करंट ईयर का खर्चा नहीं है, करंट ईयर का खर्चा इज ओनली 65,000। लॉकर रेंट रिसीव्ड, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉकर रेंट इनकम होता है, पाई लॉकर रेंट कितना 45,000। बताओ, अभी बताओ कितना इनकम, कितना टोटल, कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, क्या इनकम साइड ज्यादा आ रहा है? ये सब्सक्रिप्शन पहले तो बताओ कितना सर, 4, अच्छा ये 4,10 लिख दिए, 4,10 4,50 का मतलब 8,60, 8,60 का मतलब 9,05,000 हो रहा है क्या? 9,05,000 हो रहा है, तो सर यहां पे भी 9,05,000 आना चाहिए, बट सर 9,05,000 नहीं आएगा, तो इसका मतलब सरप्लस है, सरप्लस ट्रांसफर टू, जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल में, वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस ट्रांसफर होता है कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में अमाउंट बताओ कितना आ रहा है गाइस, फटाफट से मेरे को आंसर चाहिए प्लीज एवरीवन। कितना, बोलो जल्दी से, ये करेक्ट नहीं हुआ था? नेट प्रोसीड्स का अमाउंट, मतलब सिली मिस्टेक, कॉपी में मिस्टेक हो गया। हितेश रीचेक करो, कैलकुलेशन चेक करो और देखो आइटम सारा सही सही लिया है क्या, जैसे जैसे आपने अभी क्लास में डिस्कस करके लिए हैं। हितेश रीचेक करो। गर्व, इट सीम्स योर आंसर इज करेक्ट। Tanisha, again it seems your answer is correct. Most of the answers are coming 76,000 and this seems to be the correct answer. Everyone else please confirm, आप लोग के सामने पूरा का पूरा ये आंसर खुला हुआ है, कैलकुलेशन आप लोग को अपने आप करना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन सही करके इस आंसर पे अराइव नहीं आ पा रहे हो, देन जो आ रहा है फिर वही कैरी करते रहो। रोशनी, 1 लाख एक्स्ट्रा कहां से आ गया सरप्लस? देखो, लोन वाला में क्या बोला सर, यहां पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज आउटस्टैंडिंग, हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज आउटस्टैंडिंग, मतलब आधा साल का इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है। मतलब सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अपना आने वाला है, एक तो लाइबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट के, और सर जो करंट ईयर में पे हुआ होगा उसमें उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर दीजिए तो टोटल एक्सपेंस पता चलता है। राइट, अपने को यहां पे दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर। तो सर आधा साल का अगर पेमेंट 12,000 हुआ है, तो जो आधा साल का बाकी है वो अमाउंट कितना होगा? अगर 6 महीना का इंटरेस्ट पे हो चुका एंड दैट इज 6,000 12,000, तो जो पे नहीं हुआ वो भी 6 मंथ्स है, उसका भी इंटरेस्ट सर ऑब्वियसली टाइम फैक्टर पे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने का फैक्टर इज टाइम। सर अगर 6 महीना का इंटरेस्ट 12,000 हो रहा है, तो नेक्स्ट 6 महीना का भी इंटरेस्ट 12,000 ही तो होगा। राइट, इसमें तो कोई कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट तो बोला नहीं है ना कुछ।
राइट, ना ही आपको लोन का अमाउंट दिया हुआ है, राइट। आई होप ये क्लियर है आप लोग को बिल्कुल कि सर ये 12,000 कैसे आया। करेक्ट है, मूव करें, चलो लेट्स मूव। ओके, इसको भी पूरा इज्जत चाहिए। दो चार फाइल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, देखो ना अभी 82 फाइल हो गया ना, थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, बोले नहीं मेरे को पूरा इज्जत दो। ज्यादा नहीं है, एंड इनफैक्ट आप लोग को मटेरियल कल ले लो, कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्लास के लिए आओगे ना, तो कल रहेगा। अच्छा, अभी अपने एक और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है वो समझने वाले हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे सो दैट होमवर्क दे पाए। 42, ऑल राइट गाइज, तो अपना ये जो आउटस्टैंडिंग वगैरह जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट वाला था ना, इसके ऊपर एनफ डिस्कशन हो गया, काफी सारा सम प्रैक्टिस भी हो गया। अब जो बड़ा वाला सम आएगा उसमें अगर आएगा तो आपको कर पाना चाहिए। अगर आप जितना क्लास का डिस्कशन है उसको अगर अच्छे से फॉलो किए, उसको अच्छे से समझे, तो आराम से बड़ा वाला क्वेश्चन में जो आउटस्टैंडिंग वाला चक्कर आएगा उसको कर पाओगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट वाला। अभी अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, राइट, मजा आएगा। अगेन सिर्फ अभी जो कॉन्सेप्ट बताने वाले खाली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सम आता है। जैसे अपने देखे ना अभी खाली अक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर सम आ गया, खाली सब्सक्रिप्शन इनकम का बताओ सर कितना इनकम होगा, 4 मार्क्स का सम, 6 मार्क्स का सम भी आता है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम बता दो कितना हो रहा है, 4 मार्क्स का तो आता ही आता है, और कभी कभार 6 मार्क्स का भी आता है। यस, कल 4 बजे के बाद मटेरियल अवेलेबल रहेगा, ले सकते हो। ठीक है, कल 4 बजे के बाद हार्ड कॉपी ऑफ द मटेरियल विल बी अवेलेबल इन द सेंटर, यू कैन कलेक्ट। तो सुनो, अभी जो अपने कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट से भी अकेले बस खाली ये वाला कॉन्सेप्ट से 4 मार्क्स का सम भी आता है। बड़े वाले जो सम आएंगे फाइनल अकाउंट्स का 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोल देता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे क्लास 11 के फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस देता था, एडजस्टमेंट्स देता था और बोलता था बनाओ तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, वैसे यहां पर आपको देगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और एडजस्टमेंट्स, और बोलेगा बनाओ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वैसे ही तो उस बड़े वाले सम के अंदर भी जो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले ये आ सकता है, और अलग से भी पूछ सकता है खाली 4 मार्क्स का। जनरली 6 मार्क्स का ये नहीं आता, 4 मार्क्स का आता है। तनिष्का, जो ये जो मटेरियल से अपने सम्स कर रहे हैं ना, इसका हार्ड कॉपी का बात कर रहे हैं, ये अवेलेबल रहेगा कल 4 बजे से, यू कैन कलेक्ट। सुनो क्या होता है, एक नॉन प्रॉफिट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है गाइस, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स होता है जो वो लोग रखते हैं। कंज्यूमेबल आइटम सर, सर सारे ही बिजनेस में रहता है। ठीक है, जैसे मेरे लिए ये सेंटर, कोचिंग सेंटर में मेरे पास कुछ स्टेशनरीज वगैरह रखा हुआ है, दीज आर कंज्यूमेबल्स फॉर मी। पेन, पेंसिल, कॉपी, मटेरियल, बुक्स वगैरह, ये सब मेरा कंज्यूमेबल्स है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो क्लब है, मान लो क्लब है, स्पोर्ट्स है, तो वहां पे जो बास्केटबॉल हो रहा है तो बास्केटबॉल से रिलेटेड सब बास्केटबॉल रखा हुआ है। हो सकता है बास्केटबॉल से रिलेटेड कुछ स्पेशली शूज रखा हुआ हो, कुछ अदर एसेसरीज रखा हुआ हो, आर्म बैंड रखा हुआ हो, हेड बैंड रखा हुआ हो। ठीक है,
अगर क्रिकेट हो रहा है तो सर बैट है, बॉल है, बैडमिंटन हो रहा है तो शटल है, रैकेट है, नेट है। अगर स्कूल है तो अगेन स्टेशनरीज है, लाइब्रेरी है तो स्टेशनरीज है। ये सब क्या है? कंज्यूमेबल आइटम्स है। स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल इज अ कंज्यूमेबल आइटम। ध्यान से समझना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ फिक्स्ड असेट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स मटेरियल को मिक्स मत करना। स्पोर्ट्स मटेरियल इज अ कंज्यूमेबल आइटम सर, जो हर साल बार बार चाहिए होता है, बहुत सारा चाहिए होता है। ठीक है सर, इक्विपमेंट का एग्जांपल दीजिए। तो मान लीजिए टेबल टेनिस होता है, तो टेबल टेनिस का जो बोर्ड है, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। बट उसका जो बैट है, उसका जो बॉल है, उसके लिए हो सकता है कि वो लोग कोई क्या बोलते हैं, एसेसरीज वगैरह यूज करते हो, शूज वगैरह यही पहन के खेलते हैं वगैरह। ये सब कंज्यूमेबल्स है, राइट। बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो सर उसका जो बास्केटबॉल पोस्ट लगा हुआ है, ये वो लोग का असेट है, बास्केटबॉल का वो इक्विपमेंट है। लेकिन बास्केटबॉल इज अ कंज्यूमेबल आइटम, राइट। हेलोजन वगैरह लगा हुआ है, उसको हो सकता है वो लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोले। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ फिक्स्ड एसेट, स्पोर्ट्स मटेरियल इज अ कंज्यूमेबल आइटम। उसी तरह से सर स्टेशनरीज आर अ कंज्यूमेबल आइटम। तो अपने क्या करते थे ना, अपने जब फाइनल अकाउंट्स एक प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का जब करते थे, तो उसमें स्टेशनरी खर्चा अगर आता था तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का खर्चा बोलते थे। इनफैक्ट अभी अभी जो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए ना, उसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का खर्चा था। लेकिन कभी कभी बोल देगा कि नहीं, स्टेशनरी का हम लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनरी का स्टॉक मेंटेन करता है, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करता है, या फिर मान लो हॉस्पिटल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल है, उसके पास मेडिसिन रखा हुआ है, वो मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन करता है, तो वो एवरी ईयर एंड पे एज ऑन 31 मार्च ये कैलकुलेट करेगा कि सर ड्यूरिंग द ईयर कितना स्टेशनरी कंज्यूम हो गया, इस साल स्टेशनरी का खर्चा कितना दिखाएं। कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करेगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करेगा। वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, और जो लास्ट में स्टॉक बचा हुआ रहेगा वो बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके पास स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो वो ये कैलकुलेट करेगा कि सर ड्यूरिंग द ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, खेलने करने में कितना हम लोग का यूज होके खत्म हो गया। लास्ट में जो स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक बच गया वो बैलेंस शीट में असेट में जाएगा। अगर हॉस्पिटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक कैलकुलेट करेगा कि सर ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन कितना कंज्यूम हो गया, वो उसका खर्चा है, और जो लास्ट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन बच गया वो उसके बैलेंस शीट में असेट में जाएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड याद है तो ये कॉन्सेप्ट इजी होगा समझने में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एकदम सिंपली आपको ऐसे समझना सर, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कितना कंज्यूम हो गया उसका कॉस्ट बताइए। एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में एक एग्जांपल के साथ में मेरे साथ साथ चलना, दिमाग से। ऐसे मत समझो कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एकदम अपने आप दिमाग से बताना। जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके साथ साथ, ये एग्जांपल लिखना नहीं है, सुन के समझना है, रिस्पॉन्स देना है। एग्जांपल सुनो, से फॉर एग्जांपल अपने को स्पोर्ट्स ही ठीक लगता है, स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। स्पोर्ट्स मटेरियल, मान लो एक क्लब है, उसके पास ना मतलब बहुत सारा स्पोर्ट्स है, एक दो स्पोर्ट्स नहीं, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, और टेबल टेनिस है, और लॉन टेनिस है, और बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, मान लो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, साई का। उसके पास अपने बात कर रहे हैं सर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 का, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस दिन उसके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक था, स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ ओपनिंग स्टॉक था। सर लास्ट ईयर का कुछ पड़ा हुआ रह गया था, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में दिखाया था, पड़ा हुआ था, बास्केटबॉल पड़ा हुआ था, शटल पड़ा हुआ था, आर्म बैंड पड़ा हुआ था, लॉन टेनिस का बॉल पड़ा हुआ था, क्रिकेट खेलता है ड्यूस बॉल पड़ा हुआ था। ये सब चीज मिला करके मान लो टोटल उसके पास पड़ा हुआ था 2 लाख रुपया का स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि वो बैलेंस शीट में असेट में दिखाया था। ड्यूरिंग द ईयर वो परचेज किया, से फॉर एग्जांपल
7 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर। एवरीवन प्लीज। 2 लाख का पहले से पड़ा हुआ था और 7 लाख का ड्यूरिंग द ईयर में परचेजेस किया है अपने सप्लायर लोग से, फोन कर करके वो लोग से मंगवाया है, भैया थोड़ा सा बास्केटबॉल भेज दीजिए, भैया थोड़ा सा ड्यूस बॉल भेज दीजिए, भैया थोड़ा सा टेनिस का बॉल भेज दीजिए। ठीक है, परचेज किया है उन लोग से। और लास्ट में जब 31 मार्च 20 आया तो देखा कि उसके पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है 1.5 लाख का। गाइज सिर्फ ये वाला डेटा हम तो बताएंगे ही, बट एक बार अपना थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगा करके, मेरे को थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके मेरे को ये बताओ, क्या आप लोग इतना सा डेटा से मेरे को ये बता सकते हो कि बताओ ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो गया, कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज होके खत्म हो गया। उसी को कंजम्पशन बोलते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितना यूज होके खत्म हो गया, वो अपना खर्चा में जाएगा और जो लास्ट में बचा हुआ वो सेट में जाएगा। माई क्वेश्चन इज ओनली वन कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड नाम का खर्चा कितना दिखाएं। हितेश वेरी गुड आंसर, करेक्ट है। मानवी करेक्ट आंसर है। सिंपल है एकदम। गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप लोग को और कुछ नहीं करना था, खाली पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ, सोच समझ के जो आंसर आ रहा है बोलो। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। आई एम आस्किंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा कितना दिखाएं, एक्सपेंसेस कितना दिखाएं। चलो मेरे साथ एवरीवन। ठीक है, आप लोग का आंसर मेरे को मिल गया। तनिषा, तनिष्का, शिवम, सब ध्यान दो। एवरीवन, आप लोग का आंसर करेक्ट नहीं है, मेरे साथ में सुनोगे पहले एकदम आराम से। सर स्टार्टिंग में ना, साल के स्टार्टिंग में हम लोग के पास 2 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ था और हम 7 लाख का और खरीद लिए। मेरे पास टोटल अवेलेबल कितना हो गया सर, पहले से 2 लाख पड़ा हुआ था और हम 7 लाख का खरीद लिए, तो मेरे पास टोटल अवेलेबल स्पोर्ट्स मटेरियल 9 लाख का हो गया। ये मेरा असेट रहना चाहिए। लेकिन सर हम लास्ट में देखते हैं जब काउंट किए कि मेरे पास कितना स्टॉक में स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है गोडाउन में, गोडाउन बोल लो या क्लब में स्पोर्ट्स मटेरियल जहां पे रखते हैं, देखिए सर खाली 1.5 लाख का बचा हुआ है बस, ओनली 1.5 लाख ही बचा हुआ है बस। सर पहले से था 2 लाख का, इसमें और 7 लाख का परचेज कर लिए तो ऐड हो गया टोटल अवेलेबल स्पोर्ट्स मटेरियल। टोटल अवेलेबल स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 9 लाख। 2 लाख का पहले से, 7 लाख और खरीद लिए, 9 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया मेरे पास। बट लास्ट में बचा हुआ खाली 1.5 लाख है। बाकी कहां गया, बाकी कंज्यूम हो गया, बाकी खर्चा हो गया, बाकी यूज हो गया। वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बोलना पड़ेगा कि ये खर्चा हो गया। सर इसको बहुत आराम से देखिए। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2 लाख, एड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल अवेलेबल 9 लाख। लेकिन सर लास्ट में बचा है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओनली 1,50,000 का बचा है। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर
7,50,000. Yes, very good, Garv, Roshni, absolutely clear, correct answer. और सर बैलेंस शीट में जो लास्ट में 31 मार्च 20 को जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 21 को जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ 1.5 लाख, ये अपना सेट में दिखा देंगे, ये अपना सेट है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल अब आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग बताओगे, एवरीवन एग्जांपल ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे चलो अब मेडिसिन का लेते हैं एग्जांपल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। आप लोग कैलकुलेट करोगे अपने आप, बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। गाइज आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, फटाफट बताओ। मानवी एंड गरिमा आप लोग का आंसर करेक्ट है। क्या डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस भी देंगे ना, मतलब ये हम दे देंगे। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस वाला चक्कर इधर नहीं आएगा, इधर अभी दूसरा चक्कर आने वाला है, बताएंगे। फिर से अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही आने वाला है। गर्व कैलकुलेशन चेक करो, गर्व कैलकुलेशन चेक करो। तनिष्का वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। तनिषा करेक्ट है, हितेश करेक्ट है। गर्व कैलकुलेशन चेक करो। सर कितना तो सिंपल है, बताइए। अपने पास पहले से मेडिसिन पड़ा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो पड़ा हुआ था वो था 4 लाख का। फिर आप ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर लिए, कितना, 15 लाख का। तो आपके पास टोटल अवेलेबल हो गया 19 लाख का। लेकिन सर ये तो अवेलेबल है ना, इसमें से आपके पास लास्ट में कितना बचा वो लेस कर दीजिए। कितना बचा सर, क्लोजिंग स्टॉक 3,80,000। सर टोटल 90 लाख, 19 लाख, 19 लाख अवेलेबल, उसमें से खाली 380 बचा। जो नहीं बचा वो क्या हुआ, वो यूज हो गया, वो कंज्यूम हो गया, वो यूज हो गया, वो कंज्यूम हो गया। और ये आ रहा है 15,20,000। वेरी गुड रोशनी, गर्व कंफर्म करो। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और सर बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है ये बैलेंस शीट में जाएगा, और जो कंज्यूम्ड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल एवरीवन, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे एवरीवन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आपके पास पड़ा हुआ था पहले से 20,000 का स्टेशनरी, और लास्ट में आप देखते हो कितना बचा हुआ है,
अब क्या लिख दे परचेजेज, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। परचेज लिख दे तो क्या ही फिर फायदा। इस बार परचेज नहीं लिखेंगे, इस बार देखो क्या लिखेंगे, कैश परचेजेज ऑफ स्टेशनरी। 15,000 एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी। 8,000 ओपनिंग क्रेडिटर्स, लास्ट डेट है 7,000। गाइस सुन लो, एग्जैक्टली सेम चीज है जो ऊपर की, एग्जैक्टली सेम चीज है, वही करना है एग्जैक्टली। बस दिक्कत ये है कि परचेजेस ना सीधा सीधा नहीं बोले हैं, परचेजेस निकालने के लिए वर्किंग करना होगा, और वो जो वर्किंग है वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है, जो अपने ऑलरेडी सीखते हुए आए हैं कब से। सर पहला बात तो परचेज ऑफ स्टेशनरी जो होगा ना वो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज मिला के होगा। टोटल कैश परचेज कितना किए, टोटल क्रेडिट परचेज कितना किए, वो दोनों को जोड़ के बोलेंगे सर टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। कैश परचेज तो सर बहुत सुंदर सीधा सीधा दे दिया, दिक्कत है जो है पूरा का पूरा क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करने का। ये जो 3 डेटा दिया हुआ है बस उससे क्रेडिट परचेज निकालना है। मेरे साथ में एवरीवन, जैसे अभी सब्सक्रिप्शन कर रहे थे, जैसे अभी सन्ड्री एक्सपेंस कर रहे थे, राइट, जैसे एकदम एग्जैक्टली जैसे सब्सक्रिप्शन कर रहे थे, जैसे सन्ड्री एक्सपेंस कर रहे थे, बस वही है। सर क्रेडिटर को पेमेंट कितना किए, जितना पेमेंट किए उतना थोड़ी ना परचेज किए। अरे जितना पेमेंट किए कोई जरूरी थोड़ा ना उतना ही परचेज किए। सर जितना पेमेंट किए हो सकता है कुछ और परचेज किए जिसका पेमेंट नहीं किए, वो ऐड करिए। हो सकता है कुछ आप परचेज किए हैं पर पेमेंट नहीं किए अभी तक, वो आपका क्लोजिंग क्रेडिटर है। क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब सर वो वाला अमाउंट ऑफ क्रेडिटर जो आप परचेज तो किए हैं लेकिन उसको पेमेंट नहीं किए अभी तक, वो भी तो क्रेडिट परचेज तो हुआ है। एक तो वो ऐड करिए, दूसरा सर आप जो पेमेंट किए हैं हो सकता है उसमें कुछ लास्ट ईयर वाला अभी पेमेंट किए, वो लेस कर दीजिए। गाइज एवरीवन एकदम हड़बड़ाने का नहीं है, मेरे साथ में देखोगे ये वाला सोल्यूशन, फिर आप लोग एक एग्जांपल देंगे करने के लिए, है ना। 15 मिनट डिले होगा, क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। सोल्यूशन मेरे साथ में चलो, हड़बड़ाना नहीं है, बस सोल्यूशन मेरे साथ साथ देखो, एकदम सिंपल। सर आप क्या करते आए हैं अभी तक बताइए तो हम लोग को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है बताइए, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा सर परचेजेस। तो आप ये जब टोटल कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सर कितना अवेलेबल है आपके पास। इस अवेलेबल में से आप एक काम करिएगा ना, आप लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कर दीजिएगा। सर टोटल अवेलेबल इतना है, आपके पास बचा हुआ सिर्फ इतना है, इसका मतलब जो नहीं बचा वो क्या हुआ, वो कंज्यूम हो गया, वो यूज्ड है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। पहले तो इस बात को समझो, क्लियर है, यही तो कर रहे हैं ना कब से। तो इसमें जो जो डेटा आपके पास है पहले वो लिख दो। सर क्या क्या डेटा है हम आपको बताते हैं। आपके पास एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 20,000 है, पहले से आपके पास पड़ा हुआ था 20,000। दिक्कत यह है कि आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी का डेटा सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, यह हम लोग वर्किंग नोट से निकालेंगे। और सर फिर ये जब ऐड कर देंगे तो आपको ये वाला भी फिगर मिल जाएगा अवेलेबल भी, ठीक है। अभी तो नहीं पता ना, तो एक बार क्वेश्चन मार्क है ये। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी आपको पता है सर कि लास्ट में 24,000 बच रहा है, राइट। तो अब आपको मेहनत ये वाला फिगर निकालने के लिए, ये दोनों फिगर, खाली ये दोनों भी क्या, खाली ये वाला फिगर निकालना है, खाली परचेजेस चाहिए।
एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व कि सर परचेज ऑफ स्टेशनरी मिलते ही पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट है, राइट। खाली परचेजेस नहीं दिया हुआ है सर, परचेज के लिए मेहनत करवा रहा है, इतना सा बात है। वर्किंग नोट देख लो सर, वर्किंग नोट देखो, बहुत सिंपल, जो इतना देर से डिस्कस कर रहे थे। एवरीवन प्लीज एकदम आप लोग रिलेट करना, जो अभी कर रहे थे ना इतना देर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली वही करने वाले हैं और कुछ भी नया नहीं करने वाले, प्रॉमिस। देखो सर, आप पेमेंट कितना किए क्रेडिटर को? अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक बात, परचेज ऑफ स्टेशनरी इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। करेक्ट। कैश परचेज तो सर बहुत सीधा सीधा दिया हुआ है अपने को, देखो ना, कैश परचेजेस का तो इतना अच्छा डेटा सुंदर सा दिया हुआ है सजा के, 15,000। ठीक है, ये 15,000 तो आप लिखिए एकदम निश्चिंत होकर के, एकदम टेंशन मत लीजिए, ये 15,000 आप लिख दीजिए, कैश परचेज मिल गया 15,000। अब ये नहीं पता सर, मतलब सारा बात आके अटक कहां रहा है, क्रेडिट परचेज नहीं पता। परचेज नहीं पता माना, लेकिन परचेज में भी सर कैश परचेज पता, बस क्रेडिट परचेज नहीं पता। अगर क्रेडिट परचेज पता चल जाए तो परचेज पता चल गया, उस टेबल में डालो, खत्म सब। क्रेडिट परचेज के लिए देखो, जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। सर करना क्या है, सिंपली आप बताइए, आप पेमेंट कितना किए क्रेडिटर को, पेमेंट टू क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन या स्टेशनरी। इसमें आप 2 आइटम ऐड करिए, 2 आइटम लेस कर दीजिए। सर जितना आप पेमेंट किए उतना थोड़ी ना परचेज किए, जितना आप पेमेंट किए उतना थोड़ी ना परचेज किए। हो सकता है ज्यादा परचेज किए, हो सकता है कि आप कुछ परचेज किए बट आप अभी तक उसका पेमेंट नहीं किए, तो वो पेमेंट टू क्रेडिटर में नहीं आ रहा है, बट परचेज तो है। वो पेमेंट टू क्रेडिटर में नहीं आ रहा है, लेकिन परचेज तो है, राइट। तो इसका मतलब सर क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस, सिंपली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। लास्ट में जो बैलेंस बच रहा है क्रेडिटर को देना बाकी जो है, वो कौन सा है? सर जो आप परचेज किए अभी तक पे नहीं किए, वही तो आउटस्टैंडिंग है ना, वही तो आपका क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर। पक्का? प्लीज गाइज पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे एकदम डल डल बैठ के नहीं समझ पाओगे। मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे मजाक हो जाएगा, एकदम आराम से समझ जाओगे और एग्जाम में पक्का कर पाओगे। सर एक ये भी हो सकता है, अपने इस एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सर लास्ट ईयर ही पेमेंट कर चुके थे, एडवांस पेड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, एडवांस पेड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, एडवांस पेड टू क्रेडिटर, एडवांस पेड टू सप्लायर, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, और लेस सर फिर से अब आप लोग बोल सकते हो ओपनिंग बैलेंस, मतलब लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था उसका पेमेंट हो सकता है करंट ईयर में। सर ये जो आप पेमेंट का अमाउंट लेंगे ना, यहां पर ये वाला अमाउंट जो आप लेंगे, इसके अंदर हो सकता है कि आप जो पेमेंट किए, ये तो आप पेमेंट ले रहे हैं ना, पेमेंट टू क्रेडिटर, हो सकता है आप जो पेमेंट किए वो करंट ईयर का परचेज के लिए पेमेंट ही नहीं किए, आप हो सकता है लास्ट ईयर के लिए पे किए, आप हो सकता है एडवांस में पे कर दिए, ये दोनों आइटम को लेस कर दीजिए, दैट्स इट। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स और एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। बस ये आपको मिल जाएगा क्रेडिट परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर, दैट्स इट। अब देखो एकदम आराम से सर मेरे साथ देखिए, ये दिया पेमेंट टू क्रेडिटर कितना किए, 40,000, सर 40,000 क्रेडिटर को पेमेंट किए हैं। ये जो 40,000 पे किए हैं ना सर, इसमें अभी तक देखिए आप क्रेडिटर को, क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी 8,000 अभी तक आप पे नहीं किए हैं, आप परचेस करके बैठे हुए हैं पर पे नहीं किए हैं,
तो 8,000 तो ऐसा है जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है, जो आप करंट ईयर में परचेज किए हैं बट पे नहीं किए। सर यहाँ पे एडवांस का इस क्वेश्चन में हम डेटा नहीं लिए, लेकिन आपको आप इस क्वेश्चन के थ्रू बता दिए। तो हो सकता है कुछ लास्ट ईयर ही पे कर चुके थे, तो सर इसका मतलब वो 40,000 में पे नहीं किया हुआ है, लेकिन सर लास्ट ईयर ही पे हो चुका और वो परचेज करंट ईयर में हुआ है, तो वो भी यहां पर ऐड होता। इस क्वेश्चन में डेटा नहीं है बट अपने को पता है सर आ सकता है। इसका मतलब सर ये टोटल हुआ 48,000। ओके, लेस बताइए तो सर लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर था तो 7,000, तो सर लास्ट ईयर का बाकी था क्रेडिटर को पे करना, वो पे किए हैं। ये जो 40,000 पे किए ना, उसमें से लास्ट ईयर वाला पे किए हैं 7,000, तो मतलब वो करंट ईयर का परचेज नहीं है, वो तो लास्ट ईयर का परचेज है, तो करंट ईयर के परचेज में नहीं आ सकता है, इसको लेस कर दो 7,000 को। और एडवांस का सर इसमें अपने डेटा लिए नहीं है, तो सिंपली ये कितना हुआ 41,000। टोटल परचेजेस कितना हुआ सर, ये 15,000 प्लस आप कर दीजिए 41,000, तो टोटल हो गया 56,000 का परचेजेस। ये 56,000 का परचेजेस आप यहां पर ऐड करिए, देखिए ना पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। परचेज हुआ है 56,000 का, इसका मतलब टोटल 76,000 आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, बट सर अवेलेबल कितना है 24,000 ओनली। जो नहीं अवेलेबल है, जो स्टेशनरी नहीं बचा, वो कहां गया, वो यूज हो गया। दैट इज 52,000 इज यूज्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक तो सर ये बैलेंस शीट में जाएगा। और क्रेडिटर वाला तो हम लोग को पता है सर, वो लाइबिलिटी में जाता है, आउटस्टैंडिंग खर्चा के अगेंस्ट में पे करना, वो भी लाइबिलिटी में जाएगा। मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है ना 8,000, ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। और करंट ईयर के बैलेंस शीट में सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 24,000 असेट्स में जाएगा। और ये जो 52,000 अपने कैलकुलेट किए यूज्ड है, यूज्ड, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा में जाएगा। बहुत जबरदस्त, एकदम वेरी वेरी गुड हितेश, एकदम करेक्ट आंसर। कभी का आ चुका था आंसर, सुपर, वेरी गुड। एंड रोशनी वेरी गुड आंसर, करेक्ट। आप लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। 52,000 इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। जो आप भी अभी क्वेश्चन डिस्कस किए, बस इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है, साथ में एडवांसेस दिया हुआ रहेगा, होमवर्क मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क। सेवनटीन, ये ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ट्राई करना। ये हो सकता है एक बार में नहीं हो 17, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ना ओपनिंग और क्लोजिंग में भी रिलेशनशिप बताया, ₹45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, डायरेक्टली अमाउंट नहीं बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक का, बोल रहा है सर ओपनिंग से 45,000 ज्यादा। तो ठीक है ना, छोटा सा बात है, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है ना, हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो ये भी होमवर्क है। 16 होमवर्क, 17 होमवर्क, 18 होमवर्क, 19, 20, 21, 22। हाँ यार, इतना होमवर्क कर सकते हो, क्योंकि अपना नेक्स्ट क्लास ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कब है, ट्यूसडे को है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ओ एक मिनट, सॉरी, थर्सडे आने वाला है ना। ओ हाँ 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 हाँ, सॉरी, थर्सडे, नहीं नहीं, फिर भी करना। हाँ 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 हाँ, सो सॉरी, अपना नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, अंडरस्टैंड, बट फिर भी प्लीज कर लेना। हाँ, है, अभी क्या करें, आप लोगों का सिलेबस इतना हैवी होके रखा है ना। अपने जिस स्पीड में जा रहे हैं, हिसाब से अगर वैसे चलें, तो अपना अक्टूबर एंड तक ना सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अक्टूबर एंड नवंबर मिड भी हो सकता है, अपने को 15 नवंबर भी हो सकता है, बट क्योंकि आप लोग का स्कूल डिमांड कर रहा है, आप लोग के स्कूल के सिलेबस डिमांड कर रहे हैं कि नहीं अभी कर दो, अभी कर दो, सब कर दो, तो लोग कर दो, क्या करें, कर दो। इसमें मतलब आई वुड मतलब एडवाइस की अभी थोड़ा सा प्रेशर ले लो, तो उतना फिर प्रेशर बाद में नहीं लगेगा, और कर लेना, प्लीज कर लेना। हाँ, ये बात भी सच है कि कल भी आप लोगों को क्लास अटेंड करना है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है। आप लोगों को कल वाला क्लास और सैटरडे वाला क्लास, बस ये दो क्लास और साथ में अटेंड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का।
उसके बाद एनपीओ खत्म करते ही अपने उसका सम्स का प्रैक्टिस करेंगे फॉर अवर बोर्ड स्पेसिफिक सम्स का प्रैक्टिस उन लोग का अलग है, अपना अलग है, कॉन्सेप्ट पूरा डिट्टो है। ठीक है, तो अपना होमवर्क कितना हुआ सर? 16 टू 20, ज्यादा तो नहीं है, 16 टू 22 ही तो है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 सम्स छोटा छोटा, 1.5 घंटा ईमानदारी से पढ़ा हुआ, मोबाइल के साथ 3 घंटा। ठीक है, तो ये होमवर्क है। एंड कल वाला क्लास अटेंड करोगे आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज बोला हुआ उसके बारे में छोड़ो। एनीवेज, टाटा बाय बाय।